हम लोग भारतीय इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य राजवंश, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि मौर्य राजवंश इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर है कि मगध राजवंश ने विकास की जिस पटकथा को शुरू किया था, या आप कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद की जिस इबारत को लिखना शुरू किया था हर्यवंश के नेतृत्व में, उसे शिशुनाग वंश ने आगे बढ़ाया था। शिशुनाग वंश के बाद पुनः नंदों ने इसे बढ़ाया, नंदवंश ने बढ़ाया, लेकिन इसका जो चरमोत्कर्ष आया वह मौर्यों के काल में आया। अब मौर्यों के काल में ये जो विस्तार हुआ, साम्राज्य का जो विस्तार हुआ, अखंड भारत का जो निर्माण हुआ, उसमें 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर में साम्राज्य फैला। और ये जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर आप देख रहे हैं, इसका केंद्र या राजधानी ये पाटलिपुत्र थी। और इसके साथ आपको एक बात याद रखना होगा कि इसने जिस सीमा का निर्धारण किया था, या जिस सीमा का वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण किया, बिसेंट स्मिथ ये लिखा हुआ है। बिसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य सीमा का निर्माण किया था उसे फिलहाल औरंगजेब और अंग्रेज कोई भी प्राप्त न कर सका। अब हम आपको शुरू से बता देते हैं। पहली चीज़ ये देखिए, मौर्य राजवंश लिखा है। इसका जो शासनकाल है वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र है। इसका विस्तार ये लिखा है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। दूसरी बात, जो इसकी राजधानी है ये हमने चर्चा कर लिया है। और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह जो साम्राज्य है, इसमें वर्तमान के कौन कौन देश आते हैं, तो आप कह देंगे कि सर पाकिस्तान तो आता ही आता है कंप्लीट, बांग्लादेश आएगा, भूटान आता है, और इसके साथ साथ ईरान भी हमारे ही साम्राज्य में था, मतलब इसी में था। और म्यांमार की कुछ सीमाएं भी इसके अंदर आती थी। ठीक है, मतलब बर्मा या म्यांमार भी मौर्य साम्राज्य में कुछ हद तक शामिल था। इस प्रकार आज के जो 5 देश हैं, उन 5 देशों तक मौर्यों की साम्राज्य सीमाएं फैली थी। अब ये इतना व्यापक साम्राज्य कैसे हो गया, तो आप याद रखिएगा, नेतृत्व तो महत्वपूर्ण है ही, नेतृत्व इसकी भूमिका तो है ही, लेकिन चंद्रगुप्त जैसा नेता मिल गया ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन बच्चों, एक और बात है, अगर सिकंदर का आक्रमण होता तो जो जनता है, भारतीय जनता है, यह भारतीय जनता यह एकता के अर्थ को समझ नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में जब सिकंदर से पिटे लोग, तो इन्होंने एक होने के लिए निर्णय कर लिया था, और उस निर्णय को नेतृत्व दे दिया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए यह साम्राज्य अत्यधिक व्यापक बन गया। मैं सोचता हूं कि आप इंट्रोडक्शन समझ चुके होंगे। एक बात याद रखिएगा कि मौर्य राजवंश मगध साम्राज्य का दूसरा नाम है।
और अब हम लोग देखते हैं कि मौर्य राजवंश में एक और पॉइंट जान लें कि इसका फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य है, तो इसका अंत बृहद्रथ से हुआ है। क्लियर? अब हम एक बात आपसे कहेंगे कि आप उससे हेडिंग डालिए और उसके पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि रेयर एंड रेयर क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं और वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। तो आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं में बच्चों, विशेषता मौर्य राजवंश की विशेषता क्या है, ये हमने हेडिंग डाली और अब हम पहले पॉइंट अप्रोच में बढ़ जाते हैं, इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। पहली बात तो आप याद रखिएगा, देश की एकता का बीच, एकता और अखंडता का बीज मौर्यों ने ही बोया था, या आप कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, बोया। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश की एकता और अखंडता को स्थापित किया है, वैसे ही उन्होंने एक कार्य और कर दिया। एक देश, क्लियर, एक राजा, एक सिक्का या मुद्रा प्रणाली, और इसके साथ साथ एक कानून, और ये एकता का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हम एक हैं का जो कॉन्सेप्ट आया, ये मौर्यों की देन है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस एकता और अखंडता का शिलान्यास किया था, उसी में ही एक देश, एक राजा, एक मुद्रा प्रणाली और एक कानून का विकास हुआ था। और सेकंड पॉइंट हमको जानना होगा कि भारत में पहली बार दूतों का आदान प्रदान भी, या आप कह सकते हैं राजदूत का आदान प्रदान भी मौर्य डायनेस्टी से ही प्रारंभ होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आता है। अब ये मेगास्थनीज ये आ रहा है, ये मेगास्थनीज कौन है? आप कहोगे कि सर ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर के पूर्वी प्रांतों का क्षत्रप है। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज 305 BCE में या BC में ये राजधानी पाटलिपुत्र में पहुंचते हैं। लेकिन जब यहाँ आए हैं वो मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज आर्कोशिया से चलकर आए हैं। आर्कोशिया, और आपको पता होना चाहिए कि ये आर्कोशिया क्या है। तो आप बोलोगे कि सर आर्कोशिया यह कांधार है। और ये भी पूछ देगा कि उस समय आर्कोशिया का शासक कौन था, तो आप कहोगे कि सर सिवैसियस थे। सिवैसियस यहाँ के शासक थे। तो मेगास्थनीज आर्कोशिया से चल करके ही पाटलिपुत्र आए थे। सेकंड चीज आपको और याद रखना होगा, भारत से भी महेंद्र और संघमित्रा, अशोक के बेटे और बेटी संघमित्रा, यह एक दूत के रूप में ही
श्रीलंका को गए थे या सिंघल को गए थे। ये 2 पॉइंट आपने देखा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, और वो तीसरा पॉइंट है विशेषताओं में कि विश्व की पहली धार्मिक मिशनरी बनाने वाला साम्राज्य या देश मौर्य और भारतीय है। मतलब धार्मिक मिशनरी या मिशनरियों की स्थापना किसने किया था? तो आप बोलोगे कि सर अशोक ने किया था। अशोक ने किया था। कब किया था? आप कहोगे 250 ईसा पूर्व में, जब वो तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन करते हैं, तो उसी के तुरंत बाद उन्होंने धार्मिक मिशनरियों की स्थापना किया था। फिर हम लोग अगली बात करेंगे, जो भी नंबर हो रहा हो, पॉइंट हो रहा हो, वो भी आप याद रखिएगा, और वो है कि धर्म की व्याख्या। या आप कह सकते हैं, चूँकि धार्मिक मैटर चल रहा है इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करने वाले पहले लोग मौर्य हैं। धर्मनिरपेक्ष शासन की स्थापना करने वाले लोग कौन हैं? तो आप कहोगे कि सर मौर्य लोग हैं। और मौर्यों के काल में अशोक ने धर्म की परिभाषा को बदल दिया। धर्म की परिभाषा बदला। ठीक है, अशोक से पहले धर्म क्या है और आज धर्म का क्या मतलब है, हमको ये भी जानना होगा कि अशोक ने क्या चेंज किया है और आज भी धर्म में क्या है। तो देखिए, जो धर्म होता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी धर्म हो, ठीक है, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जो कुछ भी धर्म है, ये सभी धर्म एक चीज कहते हैं। वो कहते हैं कि एक बड़ा सा अणु है और यही अणु क्या है? ईश्वर है। और हम लोग क्या हैं? इस बड़े अणु का एक छोटा अणु है, और हम लोग इस बड़े अणु से ये निकल गए, अलग हो गए, और जब हम अलग हो गए तो इसी से पुनः एक होने के लिए भटक रहे हैं। यह जो छोटा सा अणु है या इस महान अणु का अंश है, उसी से हम लोग अलग हुए, एक अणु है। अब यह अणु इस महान अणु में पुनः विलीन होना चाहता है, और इसी विलीन होने के लिए वह कर्मकांड करता है। और यही कर्मकांड है जिससे अंधविश्वास और पाखंड फैलता है और मानवता रोती भी है, तड़पती भी है। यही चीज है। लेकिन अशोक के काल में धर्म की परिभाषा क्या हो गई? अशोक ने इसे नहीं माना। ठीक है, अशोक ने कहा कि ये जो व्यक्ति है, यह व्यक्ति कैसा है? इसकी अपनी भूख है, इसकी अपनी प्यास है, इसका अपना सुख है, इसका अपना दुख है, इसमें संयोग भी है, इसमें वियोग भी है। और इस प्रकार से ये जो दुखी व्यक्ति है, इसी दुखी व्यक्ति की खुशियों की तलाश ही धर्म है। तो इसका मतलब अशोक के काल में धर्म का केंद्र क्या हो गया? एक खुशहाल मानव की तलाश हो गया। क्लियर? अब धर्म क्या है? एक सामंजस्य और सौहार्द के रूप में जाना गया कि धर्म का उद्देश्य अलगाव नहीं है। धर्म का उद्देश्य क्या है? एक खुशहाल और नैतिक मानव की तलाश है। तो ये सारी सोच हमें फक्र है कि यह सोच का विकास हमारी प्राचीन भारत भूमि से गई है। क्लियर ना? आप समझ गए बात को? लेकिन प्रिय बच्चों, हम भारत कह रहे हैं, लेकिन
अगला पॉइंट जो भी चल रहा हो, अशोक के अभिलेखों में इस देश का नाम जम्बू द्वीप पृथ्वी बताया गया है। जम्बू द्वीप पृथ्वी, बस ठीक है, जम्बू द्वीप बताया गया है। क्लियर। और अब हमको एक पॉइंट और याद रखना है। क्लियर। स्त्रियों को महत्व दिया जा रहा है। यहां स्त्रियों को सम्राट की अंगरक्षिकाओं के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन मेगास्थनीज कहता है कि ये जो बॉडीगार्ड हैं, क्लियर, ये हैं क्या? आप कहेंगे कि सर ये विष कन्याएं बताता है। कौन बताता है? आप कहोगे मेगास्थनीज बताता है। मेगास्थनीज मतलब जहरीली कन्या। क्लियर। और आपको एक चीज़ और जानना था, और वो है कि देखिए, मौर्य लोग दुनिया के पहले लोग हैं। मौर्य लोग दुनिया के पहले लोग हैं जिन्होंने क्या किया। दुनिया तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत जरूर कह सकते हैं, दुनिया में तो नहीं कहा जा सकता। जिन्होंने नैतिकता और राजकीय आदेश को अमृत देने के लिए, मतलब अमर कर देने के लिए इन्होंने अभिलेख खुदवाए हैं। मतलब पत्थरों पर जो लेख खुदवाया है, इसकी परंपरा बच्चों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है, न कि अशोक से। अलर्ट हो जाइएगा, हमने चंद्रगुप्त मौर्य कहा, हमने अशोक नहीं कहा है। अब हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो आप कहेंगे अभिलेखों के उत्कीर्ण कराने की जो परंपरा है, उसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के 2 अभिलेख हैं, जिसका नाम है महास्थान और सोहगौरा। अभी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फिलहाल लिख देते हैं आपके सामने महास्थान और सोहगौरा। बच्चों, ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ये अशोक के नहीं हैं। ये देखिए, हमने लिखा है अशोक और ये काट दिया है कि यह अशोक के नहीं है। यह किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। और महास्थान कहाँ पर लोकेट करता है? बांग्लादेश में है, नॉट बंगाल। यह बांग्लादेश के अंदर है, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में है। और यह सोहगौरा, यह गोरखपुर में है। ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी का एकमात्र कॉपर टैबलेट है, कॉपर टैबलेट या ताम्र पत्र है। ठीक है ना। तो आपने जाना कि अभिलेखों को प्रारंभ करने की प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू किया है। ये अलग की बात है कि अशोक ने, ठीक है, बड़ी संख्या में निर्मित कराए हैं। बच्चों, एक और बात हमको देखनी है, और वो है कि मौर्यों के काल में ही अपराध को, पहली बार मौर्यों के काल में ही अपराध को 2 भागों में बांटा गया। एक दीवानी अपराध है और दूसरा फौजदारी अपराध है। मौर्यों ने पहली बार किया है, बांटा है। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि इनके जो कानून हैं, ये मौर्यों ने लिखा नहीं है। इन्होंने केवल अपराध को 2 भागों में बांटा है। इनके कानूनों को अलग अलग लिखने का कार्य ये गुप्तों के काल में हुआ है। दीवानी कानून संहिताबद्ध हुआ गुप्तों के काल में, फौजदारी कानून संहिताबद्ध हुआ गुप्तों के काल में। लेकिन अपराध को 2 भागों में किसने बांटा? आप कह देना मौर्यों ने बांटा। तो दीवानी को क्या था? मौर्यों के काल में क्या कहा जाता था? दीवानी अपराध न्यायालय को धम्म अस्थायी, और फौजदारी को कंटक शोधक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी आपने जान लिया। ठीक है। और एक और बड़ी बात हम आपको बता दें, विभाग, जैसे आप देखते हैं एग्रीकल्चर विभाग होता है, सिंचाई विभाग होता है, और ठीक है, शिक्षा विभाग होता है, गृह विभाग होता है ना।
तो आप कह देंगे इस देश में पहली बार विभागीय वितरण करने वाला राजवंश कौन है, वितरण करने वाला राजवंश कौन है। तो आप कहेंगे या विभाग बनाने वाला राजवंश कौन है, आप बोलोगे ठीक है मौर्य राज्य। और ये भी याद रखना कि मौर्य डायनेस्टी ने उपधा परीक्षण के नाम से पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा ली थी। कौन से परीक्षण के नाम से? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण के द्वारा क्या होता था, आप कहेंगे कि सर बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। क्लियर हो गया। और अब हमको क्या और जानना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मौर्यों की राजभाषा क्या है, छोटे छोटे कर लीजिए। मौर्यों की जो राजभाषा है बच्चों वह क्या है। तो आप कह दोगे कि मौर्यों की जो राजभाषा है सर वह प्राकृत है, ठीक है। और दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा, आप ये भी जान लीजिएगा, मौर्यों ने पहली बार इस देश के अंदर बीमा और बैंकिंग की प्रक्रिया को शुरू किया था। क्लियर है ना महत्वपूर्ण टॉपिक। और एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा, इसे हम हाईलाइट भी कर दे रहे हैं। इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना, वेलफेयर गवर्नमेंट, लोक कल्याणकारी सरकार की संकल्पना किसने दिया था बच्चों? तो आप कहोगे मौर्यों ने दिया था। कैसे आप जान गए? तो आप कह देंगे राशनिंग व्यवस्था। ये लोग राशनिंग व्यवस्था करते हैं, क्लियर। और बाजार को नियंत्रित कर लेते हैं, मतलब मार्केट कंट्रोल करते हैं, मतलब हर वस्तु का मूल्य निर्धारित कर देते हैं। तो मार्केट कंट्रोल और राशनिंग व्यवस्था, ठीक है, का प्रबंध करके इन्होंने लोक कल्याणकारी स्वरूप को दिखाया है। और अशोक द्वारा सड़कों का निर्माण, सड़कों के किनारे सराय, सड़कों के किनारे वृक्ष, सड़कों के किनारे तालाब और कुएं का निर्माण करके, ठीक है, अपनी लोक कल्याणकारी भावनाओं को ही तो प्रदर्शित किया है। और अब आइए हम लोग जानते हैं, ये मैटर हमने आपको बहुत इम्पोर्टेंट मैटर शुरू में ही दे दिया। और अब आप आइए देखते हैं कि मौर्यों के इतिहास के जानने के साधन क्या है, मतलब इतिहास जानने का साधन। तो अगर हम इतिहास जानने के साधन की बात करें तो दो स्रोत हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत है। तो बच्चों हम लोग पहले साहित्यिक स्रोत जान लेते हैं। तो देखो साहित्यिक स्रोत में पहले कर दो वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, अब देखो जो आपकी किताबें हैं उनमें लिखा होगा ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, चलेगा, वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य। फिर बौद्ध साहित्य लिख देते हैं, फिर जैन साहित्य लिख देते हैं, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य लिख देते हैं, और फिर क्या यवन साहित्य या यूनानी साहित्य लिख देते हैं। क्लियर ना बच्चों? तो अब हमको वैदिक साहित्य में क्या क्या देखना है। तो आप कह दोगे कि सर एक अर्थशास्त्र है, ठीक है। किसकी किताब है ये? चाणक्य की है, अभी बताते हैं पूरा। दूसरी किताब क्या है? मुद्रा राक्षस है।
यह किसकी है? आप कहोगे कि सर ये तो विशाख दत्त की है। तीसरी किताब क्या है बच्चों? आप कहोगे विष्णु पुराण है। इसका लेखक नहीं बताया जा सकता। फिर एक और किताब है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र किसकी है? आप जानते हो कि यह बाणभट्ट की है। और एक और बता देते हैं, महाभाष्य यहां लिख देते हैं, महाभाष्य ये किसकी है? आप कहेंगे राजपुरोहित पतंजलि की है, या अभी पतंजलि लिखिए, बस इतना सही पर्याप्त है आपके लिए, बाद में भी देखते हैं। फिर एक है राजतरंगिणी, और ये राजतरंगिणी किसकी है? तो आप कहोगे एक सर ये कल्हड़ की है। क्लियर? तो बच्चों देखो, हम लोगों को चाहिए क्या कि इसमें जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसकी हम चर्चा कर लें, इसके बाद हम फिर बौद्ध साहित्य को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को हम लोग देख लेते हैं। इधर देखते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में पहली बात आप क्या रखोगे कि इसका जो लेखक है वह कौन है? आप कहोगे कि सर आचार्य कौटिल्य है। कौटिल्य है या पच्छिल स्वामी है या चाणक्य है या और कौन है? इसका क्या क्या नाम है? तो आप कहोगे कि सर इन्हें वात्स्यायन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर ना? होगी बातें। तो अब आप याद रखिएगा कि ये जो अर्थशास्त्र है इसका विषय क्या है? तो आप कहोगे कि सर यह राजभाषा, या आप कह सकते हो कि संविधान पर राजभाषा में भूल गया, बल्कि आप कह सकते हो कि राजकीय कानून है या संविधान पर लिखी जाने वाली यह पहली किताब है। भारत में संविधान पर लिखी जाने वाली यह पहली किताब है। ठीक है? या आप कह सकते हैं कि राज व्यवस्था पर लिखी जाने वाली यह पहली किताब है। हाँ, अब इसका ट्रांसलेशन की बात आता है कि इसका ट्रांसलेशन किसने किया था? क्लियर? अर्थशास्त्र का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया था? वैसे यह किस भाषा में है मूलतः? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर मूल रूप में यह संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत में लिखी गई। अब पूछा जाए कि संस्कृत में किस शैली में लिखी गई है, तो आप कहोगे कि सर सूत्र शैली में लिखी गई है। क्लियर? फिर आपसे पूछा जाता है कि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया, तो आप कहोगे कि सर पहली बार इसका ट्रांसलेशन सुगाता श्रीनिवासन राजू ने किया है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया? सुगाता श्रीनिवासन राजू ने किया है। क्लियर? अब इस किताब की और क्या क्या विशेषताएं हैं? तो आप कह दोगे कि सर देखो इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 इसमें क्या है? प्रकरण है, और कुल 150 अध्याय हैं। क्लियर? और लगभग 6000 श्लोक हैं। ठीक है, भाषा हमने आपको बता दिया है। अब हमारे सामने एक बात आती है कि इस किताब की तुलना, मतलब अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है? आप कहेंगे मैकियावेली से की जाती है। किताब की तुलना जो है द प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? द प्रिंस कहा जाता है। भारत की द प्रिंस कहा जाता है। और कौटिल्य को क्या कहा जाता है?
आप कहोगे कि सर उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, ऐसी क्या बातें हैं, क्योंकि दोनों में समता है। जैसे मेगास्थनीज ने कहा है कि एक राजा में, सॉरी मेगास्थनीज नहीं, मैकियावेली ने कहा है कि एक राजा में शेर का भी गुण होना चाहिए और लोमड़ी का भी गुण होना चाहिए, और यही बात तो अर्थशास्त्र में भी लिखा गया है। तो आपने ये चीज़ें जाना। फिर एक चीज़ आप याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की खोज। तो अगर आपसे अर्थशास्त्र की खोज पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि सर 1909 में अर्थशास्त्र को खोजा था किसने? प्रोफेसर श्याम शास्त्री ने खोजा था। ये कौन है? आप कहेंगे CHC बनारस, मतलब सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस के एक लाइब्रेरियन हैं। ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, लाइब्रेरियन हैं। और इन्होंने ही मैसूर संग्रहालय से इसे खोज निकाला था। क्लियर ना? तो अब हमको एक चीज़ और याद रखना है कि मैसूर के संग्रहालय में ये कैसे आई थी। तो आप कहोगे कि सर मैसूर के संग्रहालय में यह तंजौर के एक ब्राह्मण द्वारा, ठीक है, दान में दिए जाने से आई थी। मतलब तंजौर का एक ब्राह्मण है जिसने दान में दिया है यह किताब। अब इस किताब की एक खास बात आप याद रखिएगा, यह वर्णवादी किताब है। ठीक है, वर्णवादी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में बांट देती है समाज को और कहती है कि हर व्यक्ति को हर वर्ण को अपना अपना कार्य करना चाहिए। और खुद आचार्य कौटिल्य अपने को, ठीक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कह के पुकारता है। क्लियर? तो इस प्रकार से यह एक समाज को विभाजित करने वाली, या आप कह सकते हैं कि वर्णवादी आधार पर समाज को विभाजित करने वाली किताब है। दूसरी चीज़ हमको याद रखना होगा कि ये जो किताब है इसमें राज्य को देवता बना दिया गया है। मतलब राज्य को क्या बता दिया गया? देवता बना दिया गया। और जब राज्य को देवता बना दिया गया तो केंद्रीय सत्ता में ही, केंद्रीय सत्ता को इन्होंने निरंकुश बना दिया है, निरंकुश बना दिया। क्लियर ना? मतलब यह केंद्र को निरंकुश बनाती है। ऐसा ये क्यों कर रही है किताब? तो आप याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त ने सत्ता कैसे पाया था। तो बच्चों, जो चंद्रगुप्त ने सत्ता पाया था वो घनानंद की हत्या के बाद पाया था। तो इसलिए कौटिल्य या चाणक्य को भी यह बात की डर थी कि कहीं दूसरा कोई कौटिल्य या चंद्रगुप्त उत्पन्न ना हो जाए ताकि हमारे चंद्रगुप्त का या हमारे साम्राज्य का विनाश कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, सारी सत्ताओं को, ठीक है, किसके हाथों में दे दिया था? सम्राट के हाथों में ही दे दिया था। अब जब आपने इतनी बातें कर लिया तब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि हम अगली किताब की बात करें, मुद्रा राक्षस की बात करें। तो जो मुद्रा राक्षस ये आप देख रहे हैं, ये विशाख दत्त की किताब है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं मुद्रा राक्षस, वैसे लिखा गया नीचे मुद्रा राक्षस। यह विशाख दत्त की किताब है। बच्चों, बस इसमें आपको एक चीज याद रखना है, इसमें मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल बताने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो क्या कहता है? ब्रिसल। ब्रिसल का मतलब यहाँ पर विशाख दत्त लेते हैं पशु जैसा या बैल जैसा। निश्चय ही यह चंद्रगुप्त मौर्य को नीचा दिखाने की कोशिश है। ठीक है, क्यों दिखाने की कोशिश है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब आए तो उन्होंने किया क्या कि जो वैदिक धर्म है, इसके कर्मकांड, इसके अंधविश्वास और इसके पाखंडों से ऊब चुके थे
और उबने के बाद इन्होंने क्या किया था, धर्म को छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए वह मुद्रा राक्षस का लेखक इन्हें वृषल कहता है। लेकिन याद रखिएगा, कृष्ण ने गीता में वृषल का अर्थ कुछ और बता दिया है। कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि वृष का मतलब होता है धर्म। मनु ने भी कहा है यही बात, वृष का मतलब है धर्म, और ल का मतलब है च्युत, मतलब धर्म च्युत, जिसने धर्म को छोड़ दिया है वह है वृषल का अर्थ। लेकिन विशाखदत्त ने इसे पशु के रूप में निर्धारित किया है, क्योंकि सूत्र काल में क्या था, कुछ लोग मतलब जैसे पशु हुआ, शूद्र हुआ और स्त्रियां हुई, या आप कह सकते हैं कि मुख्यतः थोड़ा सा अप्रिय लग रहा है कहने में, शूद्र स्त्री इन दोनों को पशुवत बताया गया है। ठीक है ना। तो इसी सेंस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त को सिद्ध करने की कोशिश किया है। विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त को निम्न दिखाने की कोशिश की जाती है, मतलब शूद्र दिखाने की, शूद्र वर्ण का दिखाने की कोशिश की जाती है। ठीक है। अब हर्षचरित्र जो किताब आती है यह बाणभट्ट की है, और बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं बृहद्रथ, इनका उल्लेख किया है, और इनके हत्यारे पुष्यमित्र शुंग जो कि सर्वविदित है कि यह ब्राह्मण थे, लेकिन बाणभट्ट इनको ब्राह्मण नहीं मानता और कहता है कि पुष्यमित्र शुंग क्या है, आप कहेंगे यह मलच्छ है, नीच है। ठीक है। तो ये चीज़ कौन कह रहा है, बाणभट्ट कह रहे हैं। और अब हम लोग देखते हैं, एक किताब आप देख रहे हैं महाभाष्य, जिसके लेखक हैं पतंजलि। और ये पतंजलि कौन है, तो आप कहेंगे कि शुंग वंश के संस्थापक जो हैं पुष्यमित्र शुंग, तो उन्हीं के यह राज पुरोहित है। ठीक है। इन्हीं की किताब है महाभाष्य और योग शास्त्र। आज आप देख रहे हैं जो योग चल रहा है, इसका पहला उल्लेख पतंजलि ने ही किया था। ठीक है ना। और अब हम लोग इसके बाद कुछ और चर्चाएं करेंगे, और वो है बौद्ध साहित्य। तो देखिए, जो बौद्ध साहित्य है इसमें हम जाएं, लेकिन इसके पहले हम आपको एक शब्द में कह देते हैं कि समस्त वैदिक साहित्य या हिंदू साहित्य या ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को शूद्र सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, शूद्र सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माता कौन है? तो आप कहेंगे कि सर चाणक्य है या कौटिल्य है। और कौटिल्य क्या है? यह नंदों का उन्मूलन क्यों करना चाहता था, नंद वंश का, क्योंकि नंद वंश शूद्र थे। और जो चाणक्य वर्णवादी व्यवस्था का इतना बड़ा सपोर्टर है, अपने आप को ब्राह्मण होने पर प्राउड करता है, और वो कहता है मैं ब्राह्मण ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, द्विजर्षभ हूँ, वह चाणक्य किसी शूद्र को सम्राट बनाने की बात नहीं कर सकता। ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में आपने यह भी जान लिया। ठीक है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है यहाँ कि हम बौद्ध साहित्य की भी चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध साहित्य में कौन कौन सी किताबें हम लोग चर्चा करेंगे? तो बच्चों, एक तो है सिंहल अनुश्रुतियों की चर्चा कर लेंगे। सिंहल अनुश्रुतियाँ, तो ये सिंहल अनुश्रुतियाँ क्या हैं? आप कहोगे कि सर अनुश्रुतियाँ मतलब जो सुन करके ट्रांसफ़र कर दी गई हों। तो
ये देखिए सिंहल अनुश्रुतियों में कौन कौन आता है? आप कहेंगे सर 2 किताबों को संयुक्त रूप से सिंहल अनुश्रुति कहते हैं। एक है दीपवंश और दूसरा है महावंश। आपको हमने इस किताब के बारे में बहुत पहले जब हम इतिहास क्या है बता रहे थे तो वहाँ हमने बौद्ध और जैन साहित्य की बात किया था, तो वहाँ हमने आपको बता रखा है दीपवंश का लेखक अज्ञात है, महावंश का लेखक भदंत महानामा है, भदंत महानामा। क्लियर बच्चों? और ये दोनों किताब क्या बताती हैं? आप कहेंगे कि सम्राट अशोक के बचपन और यौवन को जानने का एकमात्र साधन है। क्लियर? किस भाषा में लिखी गई हैं? तो आप कहोगे कि सर ये पाली में लिखी गई हैं। ठीक है, तो मौर्यों की जो भाषा रही है वो प्राकृत और पाली दोनों ही रही है। ठीक है, और अब हम लोग एक खास बात आपके सामने और करते हैं। दूसरी किताब क्या है? दिव्यावदान है, दिव्यावदान है। क्लियर? और दिव्यावदान के बाद अशोकावदान है, अशोकावदान पूरा लिखेंगे तो अशोकावदान माला हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अशोकावदान और दिव्यावदान यह अशोक के यौवन की चर्चा करती है और अशोकावदान इसके शासन और ठीक है नीतियों की चर्चा करती है। ठीक है, लेकिन हमको जो बात याद रखनी है, जो हमसे पूछा जाना है, ठीक है, वह ये पूछा जाना है कि ये जो बौद्ध साहित्य आपने देखा, इस बौद्ध साहित्य में मौर्यों का वर्ण क्या बताया गया है? तो आप कहेंगे कि सर मौर्यों को उन्होंने शाक्य क्षत्रिय बता रखा है। क्या बता रखा है? शाक्य क्षत्रिय बता रखा है। क्लियर हो गई बात? और बच्चों अब हम लोग एक बात और जानेंगे, जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में हम लोग कौन कौन सी साहित्य की बात करेंगे? तो पहले आप ये जान लो कि जैन साहित्य में बृहत कथा कोश, ये किसकी है? हरिसेन की किताब है। हरिसेन की किताब क्या है? आप कहोगे कि सर बृहत कथा कोश है। एक तो ये हो गया। ठीक है, और कौन सा लिटरेचर है जैनों का? तो आप कहेंगे हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। परिशिष्ट पर्वन ये किसकी किताब है? आप कहेंगे सर हेमचंद्र की किताब है ये। क्लियर? और बच्चों एक बात और, उत्तर ध्यान सूत्र, उत्तर ध्यान सूत्र। अब हम थोड़ा सा कंपेयर करा देते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य में मौर्यों को शाक्य क्षत्रिय बताया गया है, शाक्य क्षत्रिय बताया गया है, मतलब कपिलवस्तु से जोड़ा गया है। और जैन साहित्य जो हैं ये मौर्यों को क्या बताते हैं? मौर्य क्षत्रिय बताते हैं, मौर्य क्षत्रिय बताते हैं। ठीक बच्चों, ये है मौर्य क्षत्रिय। मतलब हमने जब आपको महाजनपद या गणराज्य बताना शुरू किया था तो वहाँ हमने कहा था कि पिपलीवन के मौर्य क्षत्रिय, तो वहाँ ये कहा था कि प्रसन्नजीत के बेटे हैं विडम्भु, और विडम्भु के ने कपिलवस्तु पर जब आक्रमण किया था तो शाक्य क्षत्रिय भाग करके कहाँ गए थे? तो कहा था कि पिपलीवन गए थे, और यहीं पिपलीवन में ठीक है चंद्रगुप्त के पिता और माता ने चंद्रगुप्त को जन्म दिया था। ठीक है, और यह जो क्षेत्र है मोरों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए यह मौर्य क्षत्रिय कहे गए हैं। क्लियर ना? ये सब बातें हमने आपसे करी थी। अब हम लोग बात करते हैं यूनानी साहित्य। तो अगर हम लोग यूनानी साहित्य में देखें तो यूनानी साहित्य में क्या क्या आ जाएंगे? तो आप सबसे पहली बात याद रखिएगा कि यूनानी साहित्य में कुछ बड़े नाम आ रहे हैं। एक आ रहा है प्लूटार्क, प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क की रचना क्या है? तो आप बोलोगे कि सर लाइफ्स। प्लूटार्क की जो रचना है वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर लाइफ्स है प्लूटार्क की रचना, लाइफ्स। हमने ये लिख दिया लाइफ्स।
इसके बाद और क्या आता है, तो आप कहोगे कि सर जस्टिन आता है, जस्टिन। और जस्टिन की किताब क्या है बच्चों, तो आप कहोगे कि एपिटोम है। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि और कौन किताबें हैं, तो आप कहोगे कि सर प्लिनी है, प्लिनी। प्लिनी की किताब क्या है, नेचुरल हिस्टोरिका है। ठीक है, इतनी बातें आपने कर लिया। फिर और क्या है, स्ट्रैबो है। ठीक है, स्ट्रैबो की क्या किताब है, आप कहेंगे सर जियोग्राफी है। और कौन है तो आप कहोगे कि सर सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज की किताब इंडिका, इंडिका। तो अभी हमको क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि हमको इंडिका के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए हेडिंग हम लोग डाल देते हैं, मेगास्थनीज के इंडिका, और एक टैक्टफुली क्लास करिए आप। ठीक है, ऐसे आप पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, तो हम एक टैक्ट को पकड़ते हैं। तो आपने हेडिंग डाल दिया मेगास्थनीज की इंडिका। तो जब मेगास्थनीज की इंडिका आपने डाला, तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा, स्ट्रैबो ने ज्योग्राफी में कहा है, ये देखिए हमने लिख दिया मेगास्थनीज की इनकी किताब क्या है, इंडिका है, इंडिका। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमको याद रखना होगा स्ट्रैबो, स्ट्रैबो मेगास्थनीज की इंडिका को क्या बोलता है, आप कहेंगे गल्फ बताता है। गल्फ मतलब क्या हुआ, झूठ साच, ठीक है, की बात वो कहता है कि ये कुछ जानता उनता नहीं है, ऐसे लिख डाला है ये इंडिका में। ठीक है, सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, और अब हमको ये चीज़ देखना है कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है, तो इसके बारे में हमें पहली बात याद रखना होगा कि हमने जान लिया है कि मेगास्थनीज कौन है। फिर भी मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ कि यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत हैं, और भारत आने से पहले यह आर्कोशिया में नियुक्त थे, और सिवेटियस, आर्कोशिया में सिवेटियस के दरबार में ये रहते थे। ठीक है, 305 BC में यह यहाँ आते हैं। क्लियर। तो अब हमारे सामने पहली जो बात आती, अब यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए इंडिका मिलती ही नहीं, इंडिका मूल रूप में प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। तो फिर आप जानते कैसे हैं, तो आप कह देंगे कि सर देखो, पहली चीज इंडिका की भाषा लिख लो आप, ग्रीक में है। जो यूनानी ग्रंथ हैं या यमन ग्रंथ हैं वो किस में है, तो ग्रीक में ही है। तो इसमें अकेले पढ़ने का कोई मतलब नहीं था, सब ग्रीक में थी। तो 1843 में, ठीक है, एक इतिहासकार है स्वानबेक, स्वानबेक। तो इसी स्वानबेक ने क्या था कि अनेक किताबों में जो उल्लेख है, उसी उल्लेखों को संग्रहित करके एक जगह किया था। ठीक है, तो स्वानबेक ने किन किन किताबों का सहारा लिया है, तो आप कह दोगे वो लिखा था प्लूटार्क की लाइफ्स का, जस्टिन के एपिटोम का, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका का, और स्ट्रैबो की ज्योग्राफी का। ठीक है, सहयोग लेकर के उन्होंने, ठीक है, उसे एक जगह संग्रहित किया था। और किस भाषा में संग्रहित किया था, मूल भाषा ग्रीक में ही संग्रहित किया था। लेकिन 1893 में मैक्रिंडल ने क्या कर दिया, आप कह दोगे कि सर इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद निकाला और इस किताब का नाम रखा उन्होंने इंडिका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मेगास्थनीज समाज के बारे में क्या बता रहा है, भारतीय समाज के बारे में। आप कहोगे कि मेगास्थनीज कहता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं है, मतलब मेगास्थनीज समझ नहीं पाया। वो कहता है कि जो
भारतीय समाज है यह 7 वर्गों में बटा है। ठीक है, मतलब व्यवसाय के आधार पर व्यवसाय 7 वर्ग, मतलब वर्ग का मतलब ही क्या होता है, व्यवसाय। वर्गों का निर्माण कैसा होता है, व्यवसाय के आधार पर होता है। जैसे आईएएस वर्ग, शिक्षक वर्ग, तो ये क्या है, व्यवसाय तो है शिक्षक का। तो मेगास्थनीज ने क्या किया कि जो भारतीय समाज है बच्चों, उसको व्यवसाय के आधार पर बांटा है। कितने भागों में, 7 भागों में बांटा है। ठीक है ना। अब ये जो 7 भाग हैं हम लिखते हैं, देखते हैं कितना तक हम लिख पाते हैं। दार्शनिक, दार्शनिक, ठीक है। फिर यही आप बढ़ा देना कि मेगास्थनीज कहता है कि दार्शनिक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्रोकामेन है, ब्रोकामेन है, और दूसरे सारामेन है, सारामेन है। तो ये जो ब्रोकामेन है ये गृहस्थ दार्शनिक है, गृहस्थ दार्शनिक है, और सारामेन ये सन्यासी दार्शनिक है। ठीक है, तो समाज में सब सर्वोच्च यही था। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जनसंख्या अगर कोई बनाता था तो किसान था, 2 हो गया। अब तीसरे स्थान पर आप लिख देना सैनिक, सैनिक था। और चौथे स्थान पर चौथे स्थान पर एक अहीर, अहीर जिसे आजकल हम लोग यादव कहते हैं, अहीर, ठीक है, का भी इन्होंने विवरण दिया है। ठीक है, मेगास्थनीज ने अहीरों का उल्लेख किया है। और इसके बाद उन्होंने कारीगर की बात किया है, कारीगर। ठीक है, फिर कारीगर को शिल्पी भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद इन्होंने निरीक्षक की बात किया है। और जो अंतिम है वह है सभासद या मंत्री, सभासद या मंत्री की बातें किया है। चलिए 7 हो गया। ठीक है, और अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, कि ये लोग यहाँ पर पूरा हाईलाइट कर दीजिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार जाति, वर्ण तो नहीं किया, लेकिन जाति की बात जरा देखिए। ठीक है, वो चाहे विदेशी है वो समझ नहीं पाता यहाँ भारत को। तो बच्चों देखो, जाति, अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज ने जाति व्यवस्था का उल्लेख किया, यस, मेगास्थनीज ने जातियों का उल्लेख किया है। और क्या कहा है, 7 जातियां हैं और 118 ये जनजातियां हैं, ट्राइब्स की बात कर रहा है, वो जनजातियों की बात कर गया। ठीक है, इतनी बातें आपने जान लिया। अब बात आती है कि मेगास्थनीज कहता है यहाँ विवाह कैसे होता है। तो मेगास्थनीज कहता है कि यहाँ पर विवाह की आर्ष प्रणाली है, आर्ष प्रणाली है। ये आर्ष प्रणाली में क्या होता है, वर मतलब लड़का पक्ष लड़की पक्ष को क्या देता है, एक जोड़ी गाय या बैल देता है। मतलब उपहार कौन दे रहा है या दहेज कौन दे रहा है, लड़का पक्ष दे रहा है। किसको देता है, लड़की पक्ष को देता है। और यह विवाह, ठीक है, ब्राह्मणों में आम विवाह हुआ करता था उस जमाने में। अब भोजन की बात क्या करता है, भारतीय कैसे भोजन करते हैं, तो यार कह देना कि भारतीयों का मुख्य भोजन है चावल। ठीक है, मुख्य पेय क्या है, आप कहेंगे दूध। ठीक है, आप कह दिएगा भारतीय शराब भी पीते हैं, और ये जो शराब है ये चावल से बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर। और अब बच्चों एक बात आपसे और पूछ सकता है, लिपि, मेगास्थनीज भारतीयों की शिक्षा उच्छा पर क्या बात कर रहा है, तो आप छोटी छोटी हेडिंग डालते जाओ, लिपि। ठीक है ना, हर बात को हेडिंग में बदलते रहना। लिपि क्या है, तो आप कह दीजिएगा मेगास्थनीज के अनुसार भारतीयों को लिखना पढ़ना नहीं आता। ये झूठ बोल रहा है मेगास्थनीज, मतलब भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है। तो ये झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि सिकंदर के साथ आने वाले नियार्कस ने लिखा है कि भारतीय लोग कपड़ों पर शानदार तरीके से लिखते हैं। ठीक है, और अब हमारे सामने एक बात और आती है, दास्ता। क्या समाज में दास्ता है, स्लेवरी है? तो आप कहोगे नहीं सर, दास्ता नहीं है। नहीं समझ पाया,
जबकि उसी के काल में अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य दास्ता का उल्लेख करता है। ठीक है। फिर एक बात और आता है, सती प्रथा। क्या भारत में सती प्रथा है? मेगास्थनीज मना कर देता है कि सती प्रथा नहीं है। फिर बच्चों एक चीज़ ये भी आप कर लीजिएगा कि जलवायु, मेगास्थनीज के अनुसार भारत की जलवायु क्या है? आप कहेंगे सर उष्ण कटिबंधीय जलवायु में बसा हुआ है कौन? भारत, या जम्बूद्वीप कटिबंधीय क्षेत्र में है। ये भी आपने कर लिया। और अब एक चीज़ और कर लेना कि मेगास्थनीज, ठीक है, मौर्य साम्राज्य का आकार क्या बताता है? ठीक है, या मौर्य साम्राज्य या भारत का आकार क्या बताता है? आप कहोगे कि सर समचतुर्भुज बताता है, चतुर्भुज के आकार का होता है। ठीक है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज भारतीयों के धर्म को क्या बताता है, आप कहेंगे कि वह कहता है कि भारतीय मूर्ति पूजक हैं और डायनोसियस और हेराक्लीस की मूर्तियों को उपासना करते हैं। तो बच्चों ये डायनोसियस कौन है? तो आपको बताया जा चुका है। अब शिव है और हेराक्लीस कौन है? आप कहेंगे विष्णु है। फिर ये आपने जब कर लिया तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेगास्थनीज ने क्या दक्षिण भारत का भी विवरण दिया है? आप कहेंगे यस सर, दक्षिण भारत में वह पांड्य राज्य का विवरण देता है। किसका विवरण देता है? पांड्य राज्य का विवरण देता है। और क्या बताता है? कहता है कि पांड्य राज्य के लोग मात्र सत्तात्मक लोग हैं, सत्तात्मक लोग हैं और यहाँ महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है और ये लोग मछली का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मछली इनका प्रतीक भी था भाई। अब आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताता है? तो वो कहता है मेगास्थनीज आर्थिक स्थिति के बारे में हमने पूरा मैटर निकाल दिया, बहुत छोटे से छोटे और टॉपिक में कुछ भी छोड़ा नहीं है। आर्थिक स्थिति तो अगर आप देखें तो मेगास्थनीज क्या कहता है? कहता है कि जो भारत है या मौर्य साम्राज्य है ये धनियों का देश है। कैसा देश है? आप कहेंगे कि सर ये धनियों का देश है। ठीक है, यहाँ सोने की भरमार होती है, सोने की भरमार है और यहाँ पर सोना जो है यह कीट पतंगे भी खोद लेते हैं, कीट पतंगे खोदते हैं। ठीक है, चींटियाँ खोदती हैं, या ऐसे कर लो, लिख लो, जो भी आपके दिमाग पर असर कर जाए। फिर एक बात और आप याद रखिएगा, कहता है कि भारतीय लोग सोने की कटोरी में खाते और पीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस टाइम वो सही बोल रहा था कि मेगास्थनीज झूठा है, क्योंकि वह भारत को समझ नहीं पाया। लगता है कि वह राजमहल में आया और राजमहल तक ही रह के चला गया। फिर जब आपने ये चीज़ देखा तो आपको एक चीज़ याद रखना है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में ब्याज नहीं लिया जाता, नहीं दिया जाता, यह भी झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, जबकि अर्थशास्त्र में कहता है कि अमीरों पर न्यूनतम दर पर कर मतलब ब्याज देना चाहिए, जबकि कहता है कि उल्टी बात करेगा, जबकि कहता है कि गरीबों पर हाई रेट पर, ठीक है, ऋण देना चाहिए। तो इसका मतलब था तो, और फिर वह 15% मैक्सिमम मतलब अधिकतम ब्याज की दर कितना बताता है? 15% बताता है। तो ये समझ नहीं पाया मेगास्थनीज। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे भी। तो ये कहता है कि यहाँ ब्याज लिया दिया नहीं जाता। फिर इसके बाद वो कह रहा है कि पाटलिपुत्र का शासन, पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र या पटना का शासन। तो वो कहता है कि ये जो पाटलिपुत्र का शासन है यह समितियां करती हैं, समितियां करती हैं। ये समितियां कितनी हैं? आप कहोगे सर 6 समितियां हैं। तो आप ये 6 समितियां देखो, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई और ये 6 समितियां हैं। ठीक है, और एक समिति में कुल कितने लोग आते हैं? 5। तो समितियों में कुल कितने सदस्य हुए? 30। 5 एक समिति में, कुल समितियां कितनी हैं? 6। तो ये 30 आ गया। देखो ये लिखा है IFCTBS,
तो आई ये पहली समिति, ये सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए। अगर सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो आप पूरा मैटर गड़बड़ा देंगे। देखो ये पहली समिति है, दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी समिति है। तो पहली समिति जो है वह इंडस्ट्रियल या औद्योगिक मामले को देखती है, औद्योगिक मामले का प्रबंध करती है। दूसरी है फॉरेन, मतलब हमने एक एक पहला अक्षर ले लिया है। फॉरेन मतलब यह वैदेशिक विभाग को देखती है। और सी सेंसस मतलब ये जनगणना की बात करती है। और आपको यहाँ याद रखना है कि मौर्य लोग इस देश के पहले लोग हैं जिन्होंने जनगणना भी कराई थी। फिर ट्रेड है, व्यापार व्यवसाय है। फिर बी है ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी मिलावटखोरी को रोकने वाली समिति, कालाबाजारी और मिलावटखोरी को रोकने वाली समिति। और ये है एस मतलब विक्रय कर या सेल टैक्स। और याद रखिएगा सेल टैक्स यहाँ कितना लिया जाता था, 1/10 लिया जाता था। और सेल टैक्स की चोरी ठीक है राजकीय अपराध माना जाता था, मतलब देशद्रोह माना जाता था और इसकी सज़ा मौत थी। वैसे मौर्य मौत की सज़ा नहीं देना चाहते थे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। और अब बच्चों हमको एक चीज़ और जानना है, ठीक है, सेना का भी वो कहता है, सेना का विवरण देते हुए कहता है कि सेना का प्रशासन भी 6 समितियां करती हैं। फिर कहता है राजा के बारे में बताता है, कहता है कि राजा 2 दिन या सम्राट 2 दिन एक स्थान पर रुकता है और उसकी रक्षा अंगरक्षिकाएँ करती हैं। और जब वो सड़क से गुजरता है तो अंगरक्षिकाएँ आगे आगे चलती हैं, पीछे रहती हैं, साइड में रहती हैं। ठीक है, और अब हम लोग इतना जान गए तो अब आपको याद रखना है पुरातात्विक स्रोत। अगर हम लोग पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो आप याद रखिएगा किसी भी राजवंश के इतिहास को जानने का यही सबसे प्रामाणिक साधन है, क्योंकि साहित्यकार जो होते हैं अपने युग के संरक्षक से, जाति से, धर्म से, देश से प्रभावित होकर के और कुछ इधर उधर लिख देते हैं, निष्पक्ष नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ये निष्पक्ष इतिहास को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मृदभांड या मिट्टी के बर्तन। तो अगर पूछा जाता है कि मौर्यों के मिट्टी के बर्तन क्या हैं, तो बच्चों ये चीज़ याद रखना, NBPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड, ये इनका मिट्टी का बर्तन हो गया। फिर अगर आपसे पूछा जाता है मुद्रा क्या है इनकी, तो आप कहोगे कि सर ठीक है, आप कहोगे देखो बच्चों सोने के जहाँ तक बातें आती हैं तो देखो वो सब चीज़ें फालतू बातें हैं, लेकिन याद रखना कि मौर्यों ने सोने का कोई सिक्का जारी नहीं किया है। ठीक है, अब आप कहेंगे किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, कि सुवर्ण, ठीक है, तो आप कर लो, किताब में लिखा है, साहित्य में सोने का जो सिक्का है, ठीक है, उसको सुवर्ण लिखा गया है या सुवर्ण मासक लिखा गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखो आप अब यहाँ से क्वेश्चन करो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, मौर्यों की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? तो आप कहोगे कि सर मौर्यों की अर्थव्यवस्था चांदी पर टिकी थी। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? आप कहोगे कि सर पण कहा जाता था, पण। और किस नाम से जाना जाता था? कारसारपण कहा जाता था, बस। और फिर इनके पास तांबे का सिक्का भी है। तांबे के सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? आप कहोगे कि सर मासक, तांबा या ताम्र, मासक और कांकड़ी। तो बच्चों याद रखना, ये जो कांकड़ी है, इस कांकड़ी का उल्लेख कहाँ किया गया है? आप कहोगे कि सर महास्थान अभिलेख में इसका विवरण दिया गया है, कांकड़ी सिक्के का। ठीक है, और अब आप याद रखेंगे कि हम लोग अभिलेख पढ़ेंगे, लेकिन अभिलेख में हम बहुत चर्चा नहीं कर पाएंगे। आपके पास आपके लिए अभी उसका कारण है कि वह खुद में एक चैप्टर है। फिलहाल चर्चा
थोड़ी सी कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, अभिलेख की बात अगर करी जाए तो अभिलेख किसने लिखा है, लिखवाने की परंपरा किसने शुरू किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दो अभिलेख हैं, एक है सोहगौरा और दूसरा है महास्थान। हमने आपको बताया था ये कहाँ है? गोरखपुर में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है गोरखपुर। और ये महास्थान है, ये बांग्लादेश में है, बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में है और बोगरा जिले में है। और इसी पर कांकड़ी का उल्लेख है। लेकिन बच्चों एक बात और याद रखिएगा, ठीक, कि जो महास्थान है, ठीक है ना, ये जो महास्थान है इससे और सोहगौरा दोनों से क्या जानकारी मिलती है? ठीक है, अन्नागार और अन्य वितरण की जानकारी मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अन्नागार का चित्र किस पर बना है, तो आप कहोगे कि अन्नागार या ग्रेनरी का चित्र सोहगौरा पर ही खुदा है, ठीक है बच्चों। और अब हमारे सामने एक बात और हम चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट कर जाइएगा। सोहगौरा मौर्यों का एकमात्र अभिलेख है जो तांबे पर है या तांबे पर खुदा है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जूनागढ़ अभिलेख, अभी शार्ट में बताएंगे जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो जूनागढ़ अभिलेख है यह शक शासक रुद्रदामन का है। शक शासक कौन है? रुद्रदामन का है। और यह किस भाषा में है बच्चों? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गई, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, मतलब संस्कृत में लिखा जाने वाला ये अभिलेख है। और यही वो अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पोते अशोक दोनों का नाम एक साथ लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसी अभिलेख में लिखा गया है कि चंद्रगुप्त ने, ठीक है, सुदर्शन झील निकलवाया है और अशोक ने इस झील का विस्तार किया है, ठीक है बच्चों। अब ये सुदर्शन झील के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, बाद में जानेंगे कि जूनागढ़ अभिलेख पर और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस पर रुद्रामन का भी विवरण दिया गया है, इस पर स्कंदगुप्त का भी विवरण दिया गया है, ठीक है। तो बच्चों मैटर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और हमने बहुत ही हर पॉइंट को, ठीक है, बिना कुछ छोड़े हुए आपके बीच में नरेट किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको हमारी ये मेहनत निश्चय ही, ठीक है, आपके सपनों को साकार करने में महती योगदान देगी। थैंक यू बच्चों, ऑल द लक, विशिंग यू।